प्रिय विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं गुप्तकालीन महत्वपूर्ण चीनी यात्री फाहियान और फाहियान का यात्रा वृत्तांत। और पहले वीडियो में हमने बात की तत्कालीन भारत की राजनीतिक स्थिति की, जो फाहियान लिखता है। अब इस वीडियो में बात करेंगे फाहियान द्वारा उल्लेखित वर्णित जो विवरण है उसमें धार्मिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति की। तो आप जानते हैं कि चीनी यात्री फाहियान का प्रमुख उद्देश्य ही बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करना, बौद्ध तीर्थ स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उनका भ्रमण करना, उनकी यात्रा करना, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना। तो बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो फाहियान भारत में बौद्ध प्रतिलिपियों, हस्तलिपियों और संग्रह तथा बुद्ध के संपर्क में पुनीत तीर्थ स्थलों की यात्रा करने आया था। और उसने तत्कालीन धार्मिक दशा का स्वाभाविक और उत्साहपूर्ण उल्लेख किया है। उसके कथनानुसार पूर्वी तुर्किस्तान, खोतान और काबुल में बौद्ध धर्म पूर्णतः प्रचलित था। पूर्वी तुर्किस्तान के लोग हीनयान संप्रदाय के अनुयायी थे और काबुल के लोग महायान संप्रदाय के अनुयायी थे। अतः फाहियान ने मार्ग में हीनयान और महायान दोनों संप्रदाय के भिक्षुओं और भिक्षुणियों को देखा था, जो मतों में अत्यंत ही अनुशासनपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। यानी जब वो मार्ग में उत्तरी दिशा से पश्चिम उत्तर मार्ग होते हुए जब भारत आया तो उसने काबुल, तुर्किस्तान, मध्य एशिया में कई स्थलों पर बौद्ध धर्म के जो दोनों संप्रदाय थे, हीनयान और महायान, उनके भिक्षुओं को देखा, जो संयमित और व्यवस्थित अनुशासित जीवन मठों में व्यतीत करते थे। इन मठों की व्यवस्था के लिए भूमि दान में दी जाती थी तथा लोगों को इस धर्म के प्रति बड़ा श्रद्धा थी, बौद्ध धर्म के प्रति। फाहियान के अनुसार बंगाल और पंजाब में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार था। मथुरा में जो लोग पश्चिम भारत के सभी जनपदों के में से अधिक बौद्ध धर्म के अनुयायी मिले। मथुरा में उसने बौद्ध विहार देखे और जिसमें 30,000 से अधिक भिक्षु निवास करते थे। पश्चिम में स्थित भारतीय प्रदेशों के सभी राजा बौद्ध धर्म के कट्टर अनुयायी थे। भिक्षुओं को भेंट चढ़ाते समय वे अपने ताज उतार देते थे तथा राज परिवार और मंत्रियों सहित वे भिक्षुओं को अपने हाथों से भोजन कराते थे। किंतु मध्य प्रदेश में यह धर्म लोकप्रिय नहीं था। यानी जो फाहियान है, विशेषकर तत्कालीन मध्य भारत की जनता प्रजा का जो उल्लेख करता है, उसके बारे में वो लिखता है कि यहाँ पर बौद्ध धर्म का ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं था, ज़्यादा लोकप्रिय नहीं था, बल्कि यहाँ पर ब्राह्मण धर्म अधिक लोकप्रिय और प्रचलित था। उसके प्रमुख नगरों में उसने केवल 1 या 2 विहार देखे और कहीं कहीं तो उसका श्रोता अभाव था। मध्य प्रदेश में ब्राह्मण धर्म का प्रभाव था और राजा स्वयं वैष्णव अर्थात परम भागवत धर्मावलंबी था, किंतु वह अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु था और लोगों के धार्मिक प्रचार प्रसार में हस्तक्षेप नहीं करता था। ब्राह्मण धर्मियों के तथा बौद्ध मतावलंबियों में साधारणतः परस्पर मेल था। कभी कभी किसी प्रकार की धार्मिक असहिष्णुता दृष्टिगोचर प्रतीत नहीं होती थी। यानी कभी भी जो मतानुयायी थे, विभिन्न धर्मों के मानने वाले थे, उनमें कभी भी असहिष्णुता नजर नहीं आई थी। फाहियान के इस कथन की पुष्टि चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेखों से भी होती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के उच्च पदाधिकारी सावरसेन तथा आंध्रकदेव क्रमशः बौद्ध तथा शैव थे। यानी साव वीरसेन शैव था और आंध्रकादेव वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इससे भी यही साबित होता है कि सभी धर्मों के अनुयायी एक साथ मिलकर सहिष्णुतापूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। लोगों के नैतिक स्तर बहुत ऊंचा था। वे समाज सेवा कार्य में सदैव तत्पर रहते थे। सारे उत्तर भारत में स्थान स्थान पर औषधालय, चिकित्सालय बने हुए थे, जहां रोगियों को मुफ्त चिकित्सा दी जाती थी और औषधि, मद्य आदि बिना मूल्य के मिलते थे। अध्यापकों को भूमि दान और वृत्तियां मिलती थी तथा सार्वजनिक दान की भी व्यवस्था की जाती थी।
अब बात करते हैं हम फाहियान द्वारा जो उल्लेखित वर्णित जो सामाजिक स्थिति है उसकी। फाहियान के वृत्तांत से हमें मध्य देश की सामाजिक स्थिति की भी कुछ झलक मिलती है। जनता साधारणतः शाकाहारी थी और अहिंसा के सिद्धांत का आचरण करती थी। बाजारों में मांस तथा मद्य की दुकानें नहीं थी। लोग सूअर तथा मुर्गे नहीं पालते थे। चांडालों के अतिरिक्त कोई मांस, मछली और लहसुन तथा प्याज नहीं खाते थे। यहाँ तक कि हमें जैन, बौद्ध और वैष्णव धर्म का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। चांडाल समाज से बहिष्कृत समझे जाते थे और वे नगर और गांव के एक छोर पर, एक किनारे पर रहते थे। चांडाल आखेट कर सकते थे, मांस बेच सकते थे। नगर और गांव वाले चांडालों का स्पर्श भी नहीं करते थे। नगर और गांव में आने के समय ये लोग लकड़ी बजाते थे जिससे लोग उनसे अलग हट जाएं और उनकी छाया से भी दूर रहें और वह अपवित्र न हो जाएं। वास्तव में अस्पृश्यता का वह विकृत रूप था जो आज भी हिंदुत्व के ऊपर काला धब्बा है और स्वतंत्र भारत में उसे असंवैधानिक घोषित किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, जो आज अस्पृश्यता, दलितों के साथ, शूद्रों के साथ जो भेदभाव किया जाता है उसका एक उदाहरण हमें गुप्त काल में भी दिखाई देता है, जो अत्यंत ही घिनौना और घृणित था, जिसका उल्लेख फाहियान भी करता है। अब बात करते हैं फाहियान ने जो आर्थिक स्थिति के बारे में जो उल्लेख किया है तत्कालीन भारत की। फाहियान के विवरण से स्पष्ट है कि उस समय प्रजा सुखी थी, समृद्ध थी, जिससे किसानों की और मजदूरों की स्थिति अच्छी थी। कृषि उन्नत अवस्था में थी तथा मजदूरों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था। कई प्रकार के उद्योग धंधे प्रचलित थे। सोने, चांदी और मणि की मूर्तियां बनाने का उद्योग भी उन्नत अवस्था में था। इसके अतिरिक्त पीतल व कांसे की मूर्तियां भी बनाई जाती थी। उद्योग के साथ साथ व्यापार भी उन्नत अवस्था में था। फाहियान एक व्यापारी जहाज में बैठकर लंका गया था। इससे ज्ञात होता है कि ताम्रलिप्ति बंदरगाह नियमित रूप से व्यापारी जहाज जाते थे जिनमें 200 व्यक्ति एक साथ बैठ सकते थे। जिन जिन स्थानों का नाम फाहियान ने अपने वर्णन में दिया है उन्हीं मार्गों से भारत और चीन के साथ व्यापार हुआ करता था। इंडोनेशिया तथा इंडो चीन भारत के व्यापारिक क्षेत्रों से जुड़े हुए थे। थोड़े मूल्य की वस्तुएं क्रय विक्रय के लिए कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार फाहियान के विवरण से स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। प्रजा को किसी प्रकार का आर्थिक संकटों का, अकालों का, अभावों का, गरीबी का, निर्धनता का सामना नहीं करना पड़ा था। जो फाहियान है वो पाटलिपुत्र नगर जो राजधानी थी गुप्तों की, उसके बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी देता है। तो बात करते हैं फाहियान ने जो पाटलिपुत्र के बारे में जो यात्रा वृत्तांत लिखा है उसमें उसने क्या देखा, क्या समझा, तो उसकी थोड़ी संक्षिप्त बातें करते हैं। फाहियान ने गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र में 3 वर्ष रहकर संस्कृत का अध्ययन किया, संस्कृत को सीखने का प्रयास किया और उसने लिखा है कि नगर में अशोक के स्तूप के पास ही 2 विशाल और सुंदर विहार थे, जिनमें से एक हीनयान और दूसरा महायान से संबंधित था। दोनों में 600-700 विद्वान भिक्षु निवास करते थे। इन भिक्षुओं की विद्वता इतनी असाधारण थी कि देश के सुदूर प्रांतों से धर्म और आचार की शिक्षा लेने के लिए लोग यहाँ पर आते थे। अशोक के राजप्रसाद का वैभव देखकर, अशोक ने जो गुप्तकालीन, मौर्यकालीन जो महल बनाए थे पाटलिपुत्र में, उन राजप्रसादों की भव्यता, विशालता, उनकी सुंदरता का उल्लेख करते हुए फाहियान लिखता है कि इस नगर के तमाम महल देवी देवताओं ने बनाए हैं। यानी वो कहता है कि जो पाटलिपुत्र के जो महल हैं, राजप्रसाद हैं, जो अशोक कालीन है, मौर्यकालीन है, उन राजप्रसादों महलों को किसी मनुष्यों ने नहीं बनाया होगा, बल्कि अवश्य ही
इनकी रचना, इनका निर्माण देवताओं द्वारा किया गया था। प्राचीर और मेहराब पत्थर के बने हुए हैं और उन पर संग तराशी और शिल्पकारी किसी भी मनुष्य के हाथों से नहीं हुई है, ये फाहियान लिखता है। फाहियान मगध की संपत्ति और समृद्धि से बड़ा प्रभावित हुआ। वह लिखता है कि इस प्रदेश के निवासी धर्म तथा दान के आचरण में परस्पर प्रतिस्पर्धा करते थे। धर्म दान के आचरण में, व्यवहार में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते थे, होड़ लगी रहती थी। धर्म का आचरण में, दान देने में ये बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता थी तत्कालीन पाटलिपुत्र के निवासियों की, जैसा कि फाहियान लिखता है। वे प्रतिवर्ष दूसरे मास वैशाख की अष्टमी को बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों को सजाकर उनका जुलूस निकालते थे। मूर्तियां प्राय 20 रथों पर निकाली जाती थी और ये रथ यद्यपि एक ही नमूने के होते थे, किंतु उनकी सजावट विभिन्न प्रकार की होती थी। ब्राह्मण बुद्ध की मूर्तियों का स्वागत करते थे। वैश्य कुलों के कुलपति नगर में धर्मार्थ औषधालय खोल रखे थे, जिनमें तमाम गरीब, बेघर, बेसहारा, निर्धन, असहाय और अपंग रोगी उपचार के लिए आ सकते थे, जाते थे, जहाँ सब कुछ मुफ्त में निःशुल्क उनको दिया जाता था। दरिद्र रोगियों को निःशुल्क भोजन एवं औषधियाँ भी वितरित की जाती थी। फाहियान के उपयुक्त जो मैंने अपने पूर्व शब्दों में जो व्यतीत किया, जो घटित उसकी देखा हुआ, जो उसने जाना, जो उसने समझा, महसूस किया, भारत के बारे में, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, समाज, धर्म, राजनीति के बारे में उसने जो घटनाएं घटित होते हुए देखा, जो समझ पाया, वो जान पाया, जो उसने लिखा है, उनके स्पष्ट होता है कि अशोक के स्तंभों पर अंकित आदेशों का वर्णन उस युग के इतिहास की एक महत्वपूर्ण सामग्री थी। और फाहियान ने सम्राट कनिष्क द्वारा उत्तर भारत में बनाई गई बौद्ध स्मृतियों का भी वर्णन किया है। उन्हें बहुत ही अच्छी हालत में देखा था। यद्यपि आज उनके अवशेष भी हमें प्राप्त नहीं होते हैं, फिर भी फाहियान ने जिन जिन नगरों का भ्रमण किया, उन नगरों का भी सुंदर वर्णन किया है। फाहियान का जो वर्णन है गुप्तकालीन भारत की सुख समृद्धि संपन्नता का परिचायक है, जैसा कि फाहियान लिखता है। यह अलग बात है कि जैसा कि आप जानते हैं, तत्कालीन प्राचीन भारतीय इतिहास की ज़्यादातर जो यात्राओं पर चीनी यात्री आए, उनका मुख्य ध्येय और उद्देश्य रहा है बौद्ध धर्म को जानना, समझना, बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा करना, भ्रमण करना, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना। तो जो भी चीनी यात्री आए हैं तत्कालीन समय में, उन्होंने धार्मिक स्थिति को, बौद्ध धर्म को ही विशेषकर जानने और समझने का प्रयास किया है, जैसा कि फाहियान की यात्रा वृत्तांत से भी हमें पता चलता है। और राजनीति स्थिति की तरफ ज़्यादातर उनका ध्यान नहीं गया है। फिर भी इन यात्रियों से, चीनी यात्रियों से तत्कालीन समय की समाज, धर्म, राजनीति, सांस्कृतिक स्थिति, संस्कृति, आर्थिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें प्राप्त होती हैं। तो हमने इस वीडियो में बात की चीनी यात्री फाहियान, जिसने 399 ईस्वी से 414 ईस्वी के मध्य वो भारत रहा। उसने जैसा देखा, समझा, जाना, अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा है। धन्यवाद।